नमस्कार प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल मुनीश मैथ, जिसके अंदर आज हम करने जा रहे हैं मेगा क्विज क्लास 6 चैप्टर 2 होल नंबर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। इसका पहला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सा परिभाषित नहीं है। इसके लिए मैं टाइमर आपके लिए इनेबल करता हूं। आधे मिनट के अंदर अंदर आपने YouTube के ऊपर कमेंट करना है। अगर YouTube पर कमेंट नहीं कर सकते तो आप अपनी कॉपी पर भी आंसर लिख सकते हो, और साथ साथ में आपने मेरे से पहले ही उसका आंसर सोच लेना है कि क्या आना चाहिए, या YouTube पर कमेंट बॉक्स में आप आंसर को बोल सकते हो कि इसका ABCD में से कौन सा आंसर आएगा। तो मैं टाइमर इनेबल करता हूं आपके लिए। आधे मिनट के अंदर अंदर आपने बताना है निम्न में से कौन सा परिभाषित नहीं है। 5 + 0, 5 - 0, 5 × 0, 5 भाग 0। जल्दी से आंसर दें इसका। टाइम शॉर्ट होता जा रहा है और इसके साथ ही समय समाप्त हो गया है। बेटा, इसका जो आंसर है आपके पास वो आएगा डी इसका आंसर आएगा। अब बात आती है डी इसका आंसर क्यों आएगा। इन्होंने पूछा था निम्न में से कौन सा परिभाषित नहीं है। ठीक है, अगर हम 5 में 0 जोड़ देते हैं तो 5 ही आंसर आता है। 5 में से 0 माइनस करते हैं तब भी 5 आंसर आता है। 5 को 0 से गुना करते हैं तो 5 को 0 से गुना करने पर 0 आंसर आता है। लेकिन कभी आपने सुना है कि किसी संख्या को 0 से विभाजित हो रही है। ठीक है, हम किसी भी संख्या को 0 से विभाजित नहीं कर सकते। मतलब हम कभी भी ये नहीं लिख सकते कि 5/0, हम ऐसा कभी नहीं लिख सकते। अगर कहीं भी ऐसा लिखा मिलता है तो इसका मतलब ये चीज परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइंड की श्रेणी में आता है जी। ठीक है, ये था आपका पहला प्रश्न। अब प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं हम। दूसरा प्रश्न, किसी शून्येतर पूर्ण संख्या और उसकी परवर्ती का गुणनफल सदैव विभाजित होता है। किससे विभाजित होता है आपने बताना है। टाइमर इनेबल हो चुका है। बताएं 2, 3, 4, 5 में से क्या आंसर आना चाहिए। शून्येतर पूर्ण संख्या मतलब नॉन जीरो होल नंबर और उसके परवर्ती का गुणनफल सदैव किससे विभाजित होना चाहिए। जल्दी करें, समय समाप्त हो चुका है। इसका आंसर है बेटा 2। इसका आंसर 2 आएगा। क्यों आएगा इसका आंसर 2? शून्येतर पूर्ण संख्या का मतलब नॉन जीरो पूर्ण संख्या, कोई संख्या पूर्ण संख्या जो 0 नहीं है। ठीक है, कोई भी एक संख्या ले लो, जैसे मैंने ले ली 21 और उसका परवर्ती होता है बाद वाला। ठीक है, तो उसके बाद वाला कौन सा आएगा? 22 आएगा। ठीक है, अगर मैं यहां पे संख्या 21 की बजाय 10 ले लेता, मतलब पहले मैंने संख्या कौन सी ली? एक विषम संख्या ले ली थी पहले। ठीक है, परवर्ती इसका सम संख्या आ गया। अब अगर मैं सम संख्या लेता हूं तो इसका परवर्ती है जो वो आएगा 11, एक विषम संख्या आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि हम चाहे संख्या विषम सोचें चाहे सम सोचें, उसका जो परवर्ती है उसके उल्टा आएगा। मतलब एक संख्या तो उन दोनों में से विषम होगी। अगर एक भी संख्या विषम है, सम है, तो इसका मतलब वो 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना, इसलिए इन दोनों का गुणनफल हमेशा 2 पर विभाजित होगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है, बिंदु पैटर्न का प्रयोग कर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या से एक रेखा, एक त्रिभुज और एक आयत
तीनों रूपों में व्यवस्थित की जा सकती है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टाइमर इनेबल हो चुका है, जल्दी से आंसर दें कि कितने बिंदुओं के साथ हम एक रेखा भी बना सकते हैं, एक त्रिभुज भी बना सकते हैं और एक आयत भी बना सकते हैं, ये बताना है हमें। आपके गणित के अंदर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है इस प्रश्न को दूसरे अध्याय के अंदर। इसके साथ ही टाइम समाप्त हो चुका है और इसका जो आंसर आएगा बेटा आपके पास आंसर आएगा 10। वो कैसे आएगा वो बताता हूं मैं आपको। वो ऐसे आएगा, मैं एक आपको डायग्राम दिखाता हूं। ये देखें, इस डायग्राम के अंदर हमारे पास जो एक संख्या है नंबर 1 है, 1 के साथ हमने ऐसे ही डॉट लगा दिया, ठीक है। फिर 2 है, 2 के साथ भी डॉट ऐसे लगा के लाइन बना दी। 3 है, 3 के साथ भी लाइन बना दी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कितने भी डॉट हों उसके साथ एक सीधी रेखा तो हम बना ही लेंगे, ठीक है ना। अब बात आती है त्रिभुज की, ट्राइंगल की। ट्राइंगल 3 में ट्राइंगल बनती है 3 बिंदुओं के साथ, उसके बाद 6 बिंदुओं के साथ ट्राइंगल बनती है, उसके बाद 1 2 3 3 6 4 10 बिंदुओं के साथ ट्राइंगल बनती है ना। अब स्क्वायर वर्ग, वर्ग किन के साथ बनता है? 4 के साथ वर्ग बन जाएगा, उसके बाद 9 के साथ वर्ग बन जाएगा, 16 के साथ वर्ग बन जाएगा, क्लियर है ना। उसके बाद आयत, आयत किसके साथ बनेगी? 6 के साथ आयत बन जाएगी, 8 के साथ आयत बनेगी, 10 के साथ आयत बनेगी, क्लियर। अब बताओ इनमें से कौन सी संख्या है जिसमें त्रिभुज भी बनती है, लाइन भी बनती है और आयत भी बनती है? तो वो संख्या जो है हमारे पास वो है 10, है ना। ये देखें यहां भी आपको क्लियर हो गया है कि लाइन जो है, ठीक है, एक सीधी लाइन वो तो कितने भी बिंदुओं के साथ बनाई जा सकती है। इसका मतलब लाइन वाले में तो 10 ऑटोमेटिक आ गया, क्लियर। उसके बाद त्रिभुज वाले में 10 पड़ा है, उसके बाद चतुर्भुज आयत वाले में भी 10 पड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 बिंदु ऐसे बिंदु हैं जिनके साथ हम एक लाइन भी बना सकते हैं, एक त्रिभुज बना सकते हैं और एक रेक्टेंगल बना सकते हैं, आयत बना सकते हैं। ओके, ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। तो इसका आंसर आपका 10 आएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 4। चौथे प्रश्न में इन्होंने कहा है 38 तथा 68 के बीच पूर्ण संख्याओं की संख्या कितनी है, ये बतानी है। टाइमर इनेबल कर देता हूं मैं। 30 सेकंड के अंदर अंदर आप अपना आंसर YouTube के कमेंट बॉक्स में दोगे। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करके इसका आंसर बताते हैं। 38 और 68 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? टाइम शॉर्ट होता हुआ जल्दी करें, अपना आंसर सबमिट करें। इसके साथ ही टाइम समाप्त हो चुका है और जो आपका सही आंसर है इसमें वो है 29। इसका आंसर 29 आएगा। अब बच्चे सोचेंगे कि 38 और 68 के बीच 29 संख्याएं कैसे हैं। देखो बेटा, 38 और 68 दोनों का डिफरेंस अगर हम दोनों को माइनस करते हैं, ठीक है, 68 और 38 को माइनस करते हैं अगर हम, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 30। कितना आता है? 30, ठीक है। 30 के अंदर फिर हम एक माइनस और कर देते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा? 29 आएगा। कई बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि जी हमने एक माइनस और क्यों किया। पहली बात तो ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि दो संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं हैं, आपने उन दोनों को माइनस करने के बाद एक दोबारा फिर माइनस कर देना है तो आपके पास सही आंसर आएगा। अब बात आती है -1 दोबारा फिर क्यों करना है।
आप कोई छोटी संख्याएं सोच के देखो, मान लो आपके पास है 3 और 6, इन दोनों के अंदर कितनी संख्याएं हैं? अगर आप 6 में से 3 निकालोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3। ठीक है, तो इसका मतलब 3 संख्याएं हुई। तो चलो देखते हैं कितनी संख्याएं हैं। 4 है, 1 है, 5, और तो कोई संख्या नहीं है ना। लेकिन हमारा आंसर कितना आ रहा है? यहां पे हमारा आंसर आ रहा है 2। माइनस करने पर आंसर कितना आया? 3। इसका मतलब 1 हमें और माइनस करना पड़ेगा। क्लियर बात हो गई ना? अगर दो अंकों के बीच में संख्याएं पूछ ली जाएं तो आपने उनको माइनस करने के बाद 1 माइनस और कर देना है, तो आपका सही आंसर आएगा। अब प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? टाइमर इनेबल हो चुका है, बड़ा इजी प्रश्न है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सभी बच्चों का आंसर सही होना चाहिए और सभी बच्चे YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बड़ा आसान प्रश्न है जी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और फिनिश। आपका जो समय है वो समाप्त हो चुका है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है हमारे पास 0। ठीक है, अब कहेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 क्यों है? बेटा, जो प्राकृत संख्याएं हैं वो 1 से शुरू होती हैं, जो पूर्ण संख्याएं हैं वो 0 से शुरू होती हैं। ठीक है, तो इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 आएगी। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। छठा प्रश्न, टाइमर इनेबल कर देता हूं, बड़ा आसान प्रश्न है। प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती कौन सा अंक है? प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती कौन सा अंक है? जल्दी से कमेंट करें YouTube के कमेंट बॉक्स में। बड़ा आसान प्रश्न है। कोई बच्चा YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कर सकता तो अपनी कॉपी पर लिखता जाए इनके आंसर और मेरे साथ मैच करता जाए। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और फिनिश। आपका जो समय है वो समाप्त हो चुका है। जो आपका आंसर है पूर्व प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती। ठीक है, आप में से काफी का आंसर शायद गलत होगा। इसका आंसर है परिभाषित नहीं। ठीक है, क्यों आया जी आंसर? कई बच्चे सोचेंगे सर इसका आंसर 0 आना चाहिए। नहीं बेटा, इन्होंने कहा है प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती। देखो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसी चलती है ना संख्याएं। ठीक है, इस साइड होता है -1, इस साइड होता है -2, अगर हम संख्या रेखा की बात करते हैं। लेकिन जो प्राकृत संख्याएं हैं वो कहां से शुरू होती हैं? वो होती हैं 1 से शुरू। 0 प्राकृत संख्या नहीं है। इसलिए अगर हम 1 का पूर्ववर्ती निकालते हैं तो वो कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। परंतु जो 0 है वो क्या नहीं है? प्राकृत संख्या नहीं है। इसलिए 1 का पूर्ववर्ती है जो वो 0 नहीं हो सकता, मतलब कोई भी नहीं हो सकता। सबसे छोटा प्राकृत अंक 1 ही है, इसलिए इसको हम परिभाषित नहीं बताएंगे। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर देना है। बड़ा आसान है, गुना करना है। देखते हैं कौन बच्चा इसका आंसर दे पाएगा। 30 सेकंड के अंदर अंदर इसका आंसर देना है आपने। जल्दी से कमेंट करें, समय समाप्त होता जा रहा है। समय समाप्त। तो इसका जो बेटा आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा, मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं क्योंकि मैंने ब्लू पर लिखना है। इसका आंसर हमारे पास आएगा 17
6800। ठीक है, कई बच्चे सोचेंगे सर आपने सॉल्व कर लिया होगा। बेटा मैंने इसको सॉल्व करके नहीं देखा। ठीक है, आपकी मैथ्स में एक क्वेश्चन इसमें से प्रश्न है कि एक तरतीब में लगाना है, व्यवस्थित रूप में लगाना है इन संख्याओं को और फिर गुना करनी है। ठीक है, अब देखें 2 और 50 की गुना करते हैं जब हम 2 और 50 की, तो कितना आंसर आता है? हमारे पास आता है 100। 50 गुना 2 कितना आएगा? 100। अगर हम किसी भी संख्या को 100 से गुना करते हैं तो हमारे पास उस संख्या के पीछे 2 जीरो लग जाती हैं, इसलिए ये हमारा आंसर आ गया। आपने वैसे गुना नहीं करनी जैसे आप सिंपल गुना करती हो, उसके साथ तो ये प्रश्न है जो उसमें आप काफी समय ले लोगे और जो पेपर का समय है वो आपका कम रह जाएगा। ठीक है, तो आपने एक ट्रिक मेथड के साथ इसका आंसर देना है। ऐसे ही कुछ प्रश्न मैं आपसे और पूछूंगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में 4 गुना 548 गुना 25, इसका आंसर दो जल्दी से। YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जल्दी करें। टाइमर इनेबल मैंने थोड़ा लेट किया है, कोई बात नहीं। देखते हैं 30 सेकंड के अंदर अंदर कौन इसका सही आंसर दे पाएगा। किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेम ऐसा ही प्रश्न हमने प्रश्न नंबर 7 किया है। देखते हैं। टाइम फिनिश होता हुआ और इसके साथ ही समय समाप्त हो चुका है, और जो आपका आंसर है इसका वो आएगा 5 4 8 और इसके एंड में क्या आ जाएगा? 00। क्यों आएगा? पहले भी हमने ऐसा ही प्रश्न किया था। अब देखो 4 और 25 को गुना करते हैं तो 100 आता है, और 548 को अगर हम 100 से गुना करेंगे तो उसके एंड में 2 जीरोस लग जाएंगे। क्लियर? इसके बाद प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। 9वें प्रश्न के अंदर बड़ा आसान है, मैं टाइमर इनेबल कर देता हूं। देखते हैं 30 सेकंड के अंदर अंदर कौन बच्चा इसका आंसर दे पाएगा। जल्दी करें, YouTube पर कमेंट करें। छह, 5 4 3 2 1 और फिनिश। यस, तो इसका आंसर बेटा जो आएगा वो आएगा 2 9 1 0 0 और 0। ठीक है, ये आंसर आएगा इसका। क्यों आएगा इसका ये आंसर? क्योंकि देखो अगर हम 8 को 125 से गुना करते हैं तो हमारे पास 1000 आता है। इसका आंसर कितना आता है? 1000, 1000 आ जाता है अगर हम 8 को 125 से गुना करते हैं। तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि ऐसे ट्रिक्स याद रखें। 4 को 25 से गुना करते हैं 100 आता है, 2 को 50 से गुना करते हैं 100 आता है, 8 को 125 से गुना करते हैं 1000 आता है। ठीक है, अगर 1000 से हम 291 को गुना करेंगे तो उसके पीछे 3 जीरोस लग जाएंगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है आपकी बात कि इन प्रश्नों को हम सिंपल गुना से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बेटा पेपर में लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास। ठीक है, और इनको ये नहीं है कि पहले हम 8 को 291 से गुना करें फिर 125 से गुना करें, तो कम से कम 2 या 3 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर आपको इन शॉर्ट ट्रिक्स की नॉलेज है तो आप 2 3 4 सेकंड के अंदर इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं अब हम। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे कि इतना बड़ा, इसके लिए टाइमर मैंने इनेबल कर दिया है। देखते हैं कितने बच्चे YouTube पर कमेंट करके इसका आंसर देते हैं कि कितना आंसर आएगा। बड़ा आसान प्रश्न है जी, देखने में लगता है कि इतनी बड़ी गुना हम कैसे करेंगे।
समय समाप्त होता जा रहा है। जल्दी से इसको सॉल्व करें, सबमिट करें अपना आंसर। टाइम फिनिश हो चुका है। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। इसका आंसर आपके पास आएगा 8, 1, 2, 6, 5 और 0, 0। कई बच्चे सोचेंगे सर ऐसे कैसे आ गया ये आंसर। देखो बेटा, यहां पे ना हमारे पास दो ब्लॉक हैं। एक ये गुना करनी थी हमने और एक ये वाली गुना करनी थी ना। इसमें हमारे पास एक संख्या ये वाली थी 81,265। इसमें भी 81,265 थी। ठीक है, दोनों में ये जो संख्या थी वो कॉमन थी। हम कॉमन निकालेंगे 81,265। 81,265 को हम कॉमन निकाल लेंगे। अगर हम इसको कॉमन निकालते हैं तो गुना के बाद ब्रैकेट के अंदर यहां बच गया हमारे पास 169 और यहां पे ये तो हमने कॉमन निकाल लिया, यहां बचेगा 69। ठीक, अब देखें 169 में से अगर हम 69 माइनस करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 100 आएगा। किसी भी संख्या को 100 से गुना करते हैं तो उसके पीछे हम क्या लगा देते हैं, 2 जीरोस लगा देते हैं। अब क्लियर हुआ कि इसको शॉर्ट ट्रिक के साथ आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, ये था आपका प्रश्न नंबर 10। उसके बाद प्रश्न नंबर 11। 11वां प्रश्न बिल्कुल उसी तरह का प्रश्न है। सॉल्व करें, इसको जुबानी सॉल्व करें। टाइमर इनेबल हो चुका है। देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाएंगे। बड़ा आसान प्रश्न है ये। टाइम समाप्त होता जा रहा है। जल्दी करें, जल्दी अपना आंसर सबमिट करें या कॉपी पर लिखें। काफी बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एंड हो चुका है टाइम। तो बेटा इसका जो आंसर आएगा आपके पास वो आएगा 35,852। आपके पास एक संख्या थी ना, 35,852 एक संख्या थी दोनों के अंदर। ठीक, यहां पे दोनों में से 35,852 जब मैं कॉमन निकालूंगा तो यहां बचेगा मेरे पास 169 और यहां बचेगा मेरे पास 69। 169 में से 69 गए, 100 बचेगा। तो 100 से गुना करेंगे तो इसके पीछे 2 हमारे पास जीरोस लग जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, 35,852 के बाद हमारे पास 2 जीरोस लग जाएंगे यहां पे। ठीक, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। बड़ा आसान प्रश्न है ये भी। टाइमर इनेबल हो चुका है। सेम कॉमन निकाल के आपने आंसर देना है। देखते हैं 30 सेकंड से पहले पहले कितने बच्चे YouTube के कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करेंगे कि इतना आंसर आएगा सर। टाइम शॉर्ट है, जल्दी करें। कुछ बच्चों ने आंसर दे भी दिया है। टाइम फिनिश हो चुका है। तो इसका बेटा आंसर जो आएगा आपके पास 2900, ये आंसर आएगा आपके पास। कई बच्चे सोचेंगे कि सर आपने पहले नोट कर रखे होंगे। नहीं बेटा, मैं एट ए टाइम इनको सॉल्व कर रहा हूं, तो ये आंसर कैसे आएगा। देखिए 145 जहां भी है, 145 जहां भी है, दोनों को कॉमन निकालेंगे तो 17 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 20। इसका मतलब 145 को 20 से गुना होगी। 145 को 20 से गुना करने का मतलब 145 को 2 से गुना करें पहले। जब आप 2 से गुना करेंगे तो 290 आएगा। ठीक है, जो हमने जीरो छोड़ दी थी बाद में लिख लो, तो आपके पास 2900, 2900 आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 13।
हाँ भाई, 13 जो प्रश्न है काफी कंफ्यूजिंग प्रश्न है लेकिन बड़ा आसान है। इसके लिए टाइमर इनेबल हो चुका है, जल्दी से इसका आंसर दें। निम्नलिखित 4 संख्याएं आपको लिख रखी हैं, इनका योग करके बताएं कि कितना आंसर आएगा। बड़ा आसान प्रश्न है जी। 16, 15, 14, 13, 12, 11। टाइम शॉर्ट होता जा रहा है, जल्दी करें। टाइम एंड हो चुका है। तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा, मैं बताता हूं आपको कैसे सॉल्व करना था। 32 का परवर्ती, परवर्ती कौन सा होता है, बाद वाला, है ना। तो आंसर कितना आएगा यहां इसका 33। क्लियर। उसके बाद 49 का पूर्ववर्ती 48। ठीक, 49 का पूर्ववर्ती 48। उसके बाद 56 की पूर्ववर्ती। ठीक है, पूर्ववर्ती मींस पहले वाला, पहले वाले से भी पहले वाला। तो इसका आंसर क्या आएगा, 54, 54। उसके बाद 67 की परवर्ती। ठीक है, मींस 67 के बाद वाला जो अंक है उससे फिर बाद वाला। तो कितना आ जाएगा, 69। चारों संख्याओं को आप जोड़ देंगे, जल्दी से जोड़ना था आपने। ठीक है, और आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर। तो इनको जोड़ के आप इसका आंसर बता सकते हो। ठीक है, मेरे को जोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेन बात यही थी कि आपने इनको जल्दी से सॉल्व करना था। 32 की परवर्ती कौन सी है, 49 का पूर्ववर्ती कौन सा है, 56 की पूर्ववर्ती कौन सी है, और 67 की परवर्ती कौन सी है। क्लियर। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की। 14वें प्रश्न के अंदर इनको जोड़ करना है आपने। टाइमर इनेबल कर देता हूं मैं आपको। देखते हैं कितने बच्चे 30 सेकंड से पहले पहले इनको जोड़ देंगे। ये भी एक ट्रिक के साथ जुड़ेगा। बहुत आसान प्रश्न है। समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। यस। तो बेटा इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, देखो अगर हम 41 में 59 59 जोड़ते हैं तो 100 मिलता है। ठीक है, 42 में 58 जोड़ते हैं 100 मिलता है। 43 में 57 जोड़ते हैं 100 मिलता है। 44 में 56 जोड़ते हैं तो 100 मिलता है। ठीक है, तो कितने पेयर बन गए हमारे पास, 4 पेयर बन गए। 4 पेयर बन गए तो 400 आ गया ना हमारे पास। तो बीच में कौन सी संख्या बची, 55। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 455। यस, 455 ये आंसर आना चाहिए। अब लास्ट प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न नंबर 15। क्योंकि होल नंबर जो चैप्टर है इसमें काफी शॉर्ट है, इसलिए मैंने 15 ही प्रश्न बनाए थे इसके। तो लास्ट प्रश्न देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व करते हैं। टाइमर इनेबल हो चुका है। कैसा गुणधर्म दर्शाया गया है, ए कर्म विनियमितता, बी सहचर्य। आपने YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ए या बी, बताना है कि कौन सा है इसमें। टाइम शॉर्ट होता हुआ, जल्दी करें, ए या बी टाइप करें। इसके साथ ही समय फिनिश हो चुका है। बेटा इसका जो आंसर है हमारे पास ये है कर्म विनियमितता, ए आएगा इसका। ठीक है, अब कई बच्चे कहेंगे कर सर ये कर्म विनियमितता क्या होती है। काफी बच्चों को शायद इसके बारे में नॉलेज ना हो, इसीलिए मैंने ये प्रश्न को हमारे चैप्टर के अंदर, हमारे इस क्विज के अंदर एंटर किया है, शामिल किया है। तो कर्म विनियमितता क्या होती है बेटा, जब हम किसी भी दो संख्याओं को लेते हैं, ठीक है, उनकी तरतीब को, जैसे 23 गुना 45, 45 गुना 23, ठीक है, ये गुना के साथ हुआ है, इसको जोड़ के साथ भी हम कर सकते हैं, जैसे 4 + 2 बराबर में 2 + 4। अगर ऐसी कोई एक्सप्रेशन आपको लिखे हुए मिले तो
उनको बोलते हैं कर्म विनिमिता। ठीक है, इस गुण के तहत वो दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, जो दो के अंदर होता है वो उसको कर्म विनिमिता बोलते हैं। अब बात आती है सहचार्य। सहचार्य क्या होता है? सहचार्य होता है बेटा जो 3 के अंदर लगता है, जैसे ए गुना बी गुना सी, और दूसरी तरफ भी हम बराबर के बाद ए बी सी लिखते हैं, ए गुना बी गुना सी। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहले हम ब्रैकेट डालते हैं ए और बी पर, ऐसे इस साइड हम ब्रैकेट डालते हैं बी और सी पर, मतलब इनकी जो ब्रैकेट है वो चेंज हो जाते हैं, पहले पहले 2 पे होता है फिर लास्ट वाले 2 पे होता है, उल्टा भी हो सकता है, लेकिन ए बी सी की जो तरतीब है वो चेंज नहीं होती, इसको बोलते हैं सहचार्य। क्लियर हुई बात? 2 गुण हैं, काफी इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कर्म विनेता 2 पे लगती है, सहचार्य 3 पे लगता है। इसके साथ ही हमारा ये क्विज समाप्त होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, और अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, इसी के साथ आपके 2 चैप्टर आज 6ठी कक्षा के पूर्ण हो चुके हैं। थैंक यू।